जी, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश की वेस्तास बुक का चैप्टर द एनिमी की कहानी। द एनिमी की कहानी को पॉल एस बक ने लिखा है। पॉल एस बक एक अमेरिकन लेखक व उपन्यासकार थे जिनका जन्म हिल्सबोरो वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में 26 जून 1992 में हुआ था। इनकी मृत्यु डैनबी वेरमाउंट में 6 मार्च 1973 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स, आइए द एनिमी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिफोर यू रीड में हमको ये जानना जरूरी है कि यह कहानी तब की है जब विश्व युद्ध में जापान और अमेरिका की लड़ाई हो रही थी। वर्ल्ड वॉर में एक अमेरिकन कैदी जो बहकर समुद्र तट पर एक मरती हुई अवस्था में जापानीज डॉक्टर के दरवाजे पर मिलता है। डॉक्टर अब सोचता है कि क्या उसे बचाना चाहिए या इस अमेरिकी सैनिक को पुलिस को सौंप देना चाहिए। It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? ये हमारे पास काफ़ी लंबी कहानी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, आइए द एनिमी की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। डॉक्टर सदाओ हॉकी का हाउस जापानीज तट पर बना हुआ था जहां डॉक्टर सदाओ बचपन में खेला करते थे। यह एक स्क्वायर आकार का घर जो संकीर्ण चट्टानों के ऊपर देवदार के झुके हुए पेड़ों से लगकर बना हुआ था। बॉय सदाओ उन देवदार के पेड़ों पर अपने नंगे पैरों से चढ़ा करते थे जैसे दक्षिण में लोग नारियल के पेड़ों पर चढ़ते हैं। बॉय सदाओ के पिता हमेशा उनको आइलैंड पर ले जाते और अपने बहादुर बेटे से कहते, उन आइलैंड्स को देखो, वो आइलैंड्स जापान के भविष्य की सफलता की सीढ़ियां हैं। बॉय सदाओ ने पिता को गंभीरता से पूछा, हम उन आइलैंड्स में से कहां कदम रखेंगे? पिता ने जवाब दिया और बोला कि कौन जानता है, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है, ये हमारे ऊपर है, हम अपना फ्यूचर कहां से कहां लेकर जा सकते हैं। बॉय सदाओ ने अपने पिता की बातों को अच्छे से दिमाग में बैठा रखा था और उन्होंने वही किया जो उनके पिता चाहते थे। उनके पिता के वह एक ही बेटे थे और उनके पिता उनकी पढ़ाई के बारे में बहुत ही सीरियस थे, जिसके कारण उनको 22 साल की उम्र में ही पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया था। अमेरिका में वो सर्जरी व दवाइयों के बारे में डिटेल्स में पढ़ने लगे। सदाओ 30 साल की उम्र में घर वापस आ गए और उनके पिता ने उनको मरने से पहले एक फेमस डॉक्टर व सर्जन बनते देखा था। साथ ही साथ सदाओ जख्मों को बिल्कुल ठीक करने के ऊपर खोज कर रहे थे। वो वॉर में नहीं गए थे, वो जापान में ही थे और अगर जापानी सेना को कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती तो वो डॉक्टर सदाओ से इलाज करवाएंगे, ये सोचकर उनको वहीं रखा गया था। पिछले दिनों की गर्मी ने अचानक आसमान पर बहुत भयंकर कोहरा और ठंडी हवाएं आइलैंड से आ रही थी। डॉक्टर सदाओ ने धुंध को आइलैंड से धीरे धीरे अपने घर की तरफ आते देखा और कुछ मिनट्स में पूरा घर के कमरों को धुंध ने लपेट लिया। फिर डॉक्टर सदाओ कमरे की तरफ बढ़े जा रहे थे जहां उनकी वाइफ हैना अपने 2 बच्चों के साथ उनका इंतजार कर रही थी। और इस समय जब हैना ने दरवाजा खोला तो हैना ने जापानीज ड्रेस वुलन वोरी पहने हुए डॉक्टर सदाओ के पास प्यार से जाकर उनको गले से लगाती है और सदाओ खड़े होकर कुछ नहीं कहते हैं। डॉक्टर सदाओ हैना को अमेरिका में मिले थे। उन्होंने हैना के प्यार में पड़ने के लिए काफी समय तक इंतजार किया और जब उनको पूरा यकीन हो गया कि हैना जापानीज है तो वो हैना से प्यार करने लगे। डॉक्टर सदाओ आज भी 2 बच्चे होने के बावजूद हैना से उतना ही प्यार करते हैं। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पुराने जापानीज रीति रिवाजों के साथ शादी की थी। इसी समय दोनों ने धुंध से कुछ काला काला सामने से आते देखा और वह एक आदमी था जो समुद्र से उनकी तरफ आ रहा था। हैना ने चिल्लाकर पूछा, कौन है? और दोनों ने रेलिंग पर चढ़कर फिर से उस आदमी को देखा। एक आदमी अपने हाथ पैरों से रेंगकर धीरे धीरे से उनकी तरफ आ रहा था और फिर वह वहीं पर अपना चेहरा जमीन की तरफ करते हुए लेट गया। सदाओ ने बोला, शायद कोई मछुआरा होगा जो अपनी नाव से बहकर आया होगा, और उसके पास पहुंच गए। इतने में हैना भी वहां आ गई। सदाओ ने बोला, यह आदमी तो घायल है और इस पर खून के निशान हैं और कपड़े फटे हुए हैं।
डॉक्टर सदाओ ने जैसे ही उसका फेस पलटा तो हैना ने धीरे से बोला कि यह एक अमेरिकी सैनिक है जिसके चेहरे पर कई दिन पुराने घाव बने हुए थे। सदाओ की विशेषज्ञता से वो घाव को समझ गए और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से इस अमेरिकन को गोली लगी थी और पानी में बहते वक्त उस घाव पर चट्टानों के नुकीले पत्थरों ने उसके घाव को और गहरा कर दिया था, जिसके कारण घाव से खून निकल रहा था। हैना धीरे से बोली कि उसका खून क्यों बह रहा है और एक टकी लगाकर उस स्थिर व्यक्ति को देखती रही। सदाओ ने बोला कि अगर हम इसको फिर से नदी में डालते हैं तो यह मर जाएगा और अगर इसको जापानीज आर्मी के हवाले करते हैं तो हम लोग एक अमेरिकी को घर में रखने के जुर्म में गिरफ्तार हो जाएंगे। डॉक्टर सदाओ ने उसकी टोपी उतारी तो देखा एक अमेरिकी वॉर प्रिजनर था। दोनों पति पत्नी अब अपने आप को एक मुसीबत में पड़ा देखकर बहुत घबरा रहे थे। एक तरफ डॉक्टर सदाओ का प्रोफेशन था जो उनको पेशेंट को बचाने के लिए मजबूर कर रहा था और दूसरी तरफ वो समझते थे कि ये देश के खिलाफ है। दोनों ने निर्णय लिया कि वो पहले उस अमेरिकन की जान बचाएंगे, फिर उसको जापानीज आर्मी को सौंप देंगे। इस अमेरिकन के बारे में वो किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि अपने सर्वेंट्स को भी नहीं। दोनों ने मिलकर इसको उठाया और कमरे में ले गए। यह बहुत ही हल्का था, जैसे मानो एक पक्षी होगा और मानो कई दिनों से खाना न मिलने से अमेरिकन का शरीर बहुत कमजोर पड़ गया था। डॉक्टर सदाओ के पिता को मरे हुए बहुत साल हो गए थे और उनका कमरा काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। अमेरिकन को इसी कमरे में रखा गया। डॉक्टर सदाओ ने अपनी पत्नी हैना से गर्म पानी लाने को कहा ताकि वो जख्मी अमेरिकन के घाव को और शरीर को धोकर साफ कर सके। इतने में पत्नी हैना ने कहा कि मैं आपको इस गंदे और बदबूदार अमेरिकन को नहीं छूने दूंगी और कहती है कि हमको अपनी सर्वेंट यूमी से ये काम करवाना चाहिए। यूमी उनकी सर्वेंट है जो घर का काम काज देखती है। डॉक्टर सदाओ अपनी वाइफ हैना से बोलते हैं कि इस अमेरिकन वॉर प्रिजनर के बारे में तुम एक सर्वेंट यूमी को बताओगे और मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते थे। हैना यूमी के पास जाती है और बोलती है कि यूमी मेरे साथ आओ। यूमी ने कहा कि वो बच्चों को सुला रही है और उसके बाद वो हैना के साथ चुपचाप से किचन की तरफ जाती है। इतने में रास्ते में ओल्ड गार्डनर मिलता है जो हैना से बिना हिचकिचाहट से बोलता है कि मास्टर को इस वाइट मैन को नहीं बचाना चाहिए था, इस वाइट मैन को मरना चाहिए। पहले उसे गोली मारी गई, फिर समुद्र ने इसे मारने की कोशिश की अपने नुकीले पत्थरों से गहरे गहरे घाव देकर। अब अगर मास्टर इसको बचाएंगे तो नेचर हमसे बदला लेगी। ये ओल्ड गार्डनर का मानना था। ओल्ड गार्डनर भी वहां बहुत समय से काम करता था। हैना विनय पूर्वक ओल्ड गार्डनर से बोलती है कि मैं आपका सुझाव जरूर डॉक्टर तक पहुंचाऊंगी और हैना ने यूमी को गर्म पानी लेने को कहा जहां व्हाइट मैन रखा था। यूमी पानी की बाल्टी लेकर आती है और इस समय तक डॉक्टर सदाओ वहां मौजूद नहीं थे। हैना ने व्हाइट मैन के ऊपर से चादर हटाकर यूमी को जैसे ही व्हाइट मैन को साफ करने के लिए कहा, यूमी व्हाइट मैन देखकर दंग रह गई और बोली कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी व्हाइट मैन एक अमेरिकी नागरिक की सफाई नहीं की और ना ही मैं इस गंदे व्हाइट मैन की सफाई अभी करूंगी। हैना गुस्से में यूमी को बोलती है कि आप वही करोगे जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो। लेकिन यूमी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ और इस व्हाइट मैन को साफ करके मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती हूँ। हैना यूमी को समझाती है कि हम इस जख्मी व्हाइट मैन को सिर्फ ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद हम इसे जापानीज आर्मी को सौंप देंगे। लेकिन यूमी ने एक ना सुनी। हैना समझ गई और यूमी को जाने के लिए बोलती है। इसी तरह से यूमी के जाने के बाद हैना उस कमरे में अकेले उस व्हाइट मैन के साथ है और जल्दी से व्हाइट मैन के चेहरे से कपड़ा हटाती है जिससे उसका सारा शरीर ढका हुआ था। साथ ही साथ वो गर्म पानी और टॉवल से उसको साफ करती है। हैना ने उसका ऊपरी हिस्सा साफ कर दिया और अब उसको लगता है कि व्हाइट मैन अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि वह एक जवान लड़का है जो अभी लगभग 25 साल की उम्र का होगा, जिससे उसके शरीर में जख्मों को सहन करने की शक्ति है और वह अभी तक जिंदा है। हैना ने धीरे से डॉक्टर सदाओ को आवाज लगाई और देखा कि दरवाजा खुलते ही वो अपना सर्जरी का सारा सामान और सर्जन का कोट पहने हुए हैं।
हैना पूछती है कि अब आप इनका ऑपरेशन करोगे? डॉक्टर सदाओ ने कहा, जी हाँ, कुछ ही देर में, और अपने कीटाणु रहित टॉवल को जमीन पर बिछाकर उस पर अपने सारे सर्जरी के उपकरण रख दिए और हैना से कहा, मुझे टॉवल पकड़ा दो, और वो टॉवल लाने के लिए बाहर चले गई। जब वो वापस आती है तो देखती है पूरा मैट खून से गीला और खराब हो गया है, और डॉक्टर सदाओ पर चिल्लाकर बोलती है, मेरा मैट तुमने खराब कर दिया है। डॉक्टर सदाओ जवाब देते हैं कि ये मैट खराब हो गया है और तुम मेरी मदद करो इस वाइट मैन को पलटने में। हैना वही करती है और पलटने के बाद वाइट मैन की पीठ ध्यान से साफ करने लगती है और बोलती है कि यूमी ने वाइट मैन को साफ करने के लिए मना कर दिया, इसलिए मुझे खुद ही इसे साफ करना पड़ा। डॉक्टर सदाओ हैना से बोलते हैं कि आपको इस वाइट मैन को बेहोश करने वाली दवा देनी होगी। हैना बोलती है कि मैंने पहले कभी ये दवा किसी को नहीं दी। डॉक्टर सदाओ बोलते हैं, ये बहुत आसान है, और सफेद लाइट का बल्ब जो उनके माथे पर लगा हुआ था व्हाइट मैन के जख्मों की तरफ देखने लगे जहां से खून तेजी से बह रहा था। हैना को ये देखकर हिचकी सी आने लगी और वो बाहर की तरफ जाकर हिचकियां लेने लगी, लेकिन डॉक्टर सदाओ ने अपना ऑपरेशन का काम जारी रखा और सोचने लगे कि हैना के लिए अच्छा होगा कि अगर इन हिचकियों से उसको उल्टी आती है तो उसका पेट साफ हो जाएगा। वो नहीं जानते थे कि हैना ने पहले कभी ऑपरेशन नहीं देखा। डॉक्टर सदाओ मन में सोच रहे थे कि इस वाइट मैन के पास कोई कारण नहीं है जिंदा रहने का। धीरे से वाइट मैन की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि मैं अपनी खुशी के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मैं तुम्हारा इलाज क्यों कर रहा हूँ। इतने में दरवाजा खुला और हैना फिर से अंदर आई और पूछा कि बेहोश करने वाली दवा कहाँ है। डॉक्टर सदाओ ने हैना से कहा कि अच्छा हुआ कि आप अंदर आ गए, ये वाइट मैन के शरीर में अब कुछ हलचल हो रही है। अब हैना के पास बेहोश करने वाली दवा का डब्बा और कॉटन हाथ में था और डॉक्टर सदाओ से पूछा कि मैं ये दवा वाइट मैन को कैसे दूं। डॉक्टर सदाओ ने कहा कि कॉटन को दवाई से गीला करके वाइट मैन के नाक में ले जाकर इसको सूंघने दीजिए जब तक कि वह बेहोश ना हो जाए। हैना ने वैसे ही किया और सोचने लगी कि कहीं जनरल टाकिमा को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा। डॉक्टर सदाओ ने ऑपरेशन के दौरान अब बंदूक की गोली जो किडनी के पास थी वो निकाली। डॉक्टर सदाओ अपने पेशेंट को हमेशा दोस्त दोस्त कर बुलाते थे और उनकी बड़बड़ाने की आदत थी। ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद हैना ने वाइट मैन को कहा, डरो मत। अमेरिकन ने पूछा, तुम इंग्लिश कैसे जानते हो? तो हैना ने बताया, अमेरिका में मैंने काफी समय बिताया और मैंने पढ़ाई भी वहीं से की। ऑपरेशन के ठीक 3 दिन बाद जब डॉक्टर सदाओ वहां आते हैं तो देखते हैं अमेरिकन वाइट मैन उल्टा पड़ा हुआ था, जिससे उसके चेहरे पर सारा नशों का खून जमा हो रखा था। ये देखकर डॉक्टर उन पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो, और वाइट मैन के जख्मों को फिर से चेक करते हैं। बोलते हैं अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो तुम अपनी जान ले सकते हो। वाइट अमेरिकन रोते हुए पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे जनरल टाकिमा को सौंप दोगे? उस समय वाइट मैन लगभग एक जवान 17 साल का लड़का लग रहा था। जवाब में डॉक्टर बोला, मुझे खुद नहीं मालूम मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, मुझे लगता है कि मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। हैना डॉक्टर सदाओ से बोलती है कि यूमी और बाकी के सर्वेंट सोचते हैं कि वो अब और यहाँ नहीं रुक सकते जब तक वाइट मैन को पुलिस के हवाले नहीं किया गया, और वो ये भी सोचते हैं कि हम लोग अमेरिकन की इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दोनों अमेरिका में कुछ साल रहे, वहाँ पढ़ाई। डॉक्टर सदाओ गुस्से में बोलते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई है, तो मैं अपना काम भली भांति कर रहा हूँ और अमेरिकन मेरे लिए शत्रु हैं। सर्वेंट्स हमारे कर्तव्य को नहीं समझेंगे, ये कहकर दोनों चले गए। ओड गार्डनर जो यहाँ डॉक्टर सदाओ के पिता के समय से काम कर रहा था, एक मॉस गार्डनिंग में विशेषज्ञ थे। डॉक्टर सदाओ के पिता के लिए इन्होंने एक बेहतरीन मॉस गार्डन बनाया था। ओल्ड गार्डनर ने यूमी और बाकी के सर्वेंट्स के सामने ये सवाल किया कि मेरे पुराने मास्टर के बेटे ने
एक ब्लीडिंग अमेरिकन को क्यों बचाया? यूमी ने बताया कि उस व्हाइट मैन का नाम टॉम है। डॉक्टर सदाओ के कुक का भी यही सवाल था कि अगर यंग मास्टर को अपने जान बचाने के स्किल्स पर गर्व है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की भी जान बचाएंगे। यूमी बोलती है कि उन बच्चों का क्या होगा अगर ये देशद्रोही पाए गए। इलाज के कुछ दिन में जब व्हाइट अमेरिकन की हालत काफी ठीक हो गई तो डॉक्टर सदाओ ने अब सोचा कि वो अमेरिकन को पुलिस के हवाले कर देंगे और एक सीक्रेट लेटर लिखने लगे। पत्र में उन्होंने लिखा कि 21 फरवरी को एक स्केप्ड प्रिजनर समुद्र के जरिए मेरे घर के सामने आया। इतना लिखकर उन्होंने पत्र को सीक्रेट ड्रॉवर में रख दिया। इलाज के 7वें दिन 2 चीजें हुई थी। एक तो सारे नौकर चाकर छोड़कर जाने के लिए इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने कोई सफाई, घर का काम, खाना भी तैयार नहीं किया था। हैना उन सबको देखकर समझ गई और जाते जाते यूमी ने रोते रोते कहा कि अगर बच्चों को मेरी याद आती है तो मुझे जरूर बुलाना, मैं घर पर ही हूँ और आप मेरा घर जानते हो। ओल्ड गार्डनर ने भी अलविदा कर दिया जो वहाँ बचपन से काम करता था। उस दिन डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी हैना ने खुद ही मॉर्निंग में घर का सारा कामकाज और ब्रेकफास्ट बनाया। कुछ समय बाद डॉक्टर सदाओ टॉम के कमरे में जाते हैं और उसे असभ्यता से बोलते हैं कि तुम अपने पैरों पर अब खड़े हो सकते हो, आज कम से कम 5 मिनट्स के लिए खड़े रहो, फिर कल भी ऐसी ही एक्सरसाइज करना पर इसके 2 गुना समय तक, और ऐसा करते करते तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। टॉम ने धीरे से बोला कि डॉक्टर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरी लाइफ बचाने के लिए, लेकिन डॉक्टर बोले मेरा धन्यवाद अभी इतनी जल्दी मत करो। उसी दोपहर को हैना अपना घर का काम कर रही थी जिसकी उसे आदत नहीं थी और खिड़की से देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर ड्रेस पहने हुए उनके घर की तरफ आ रहा है। वो सोचती है कि सर्वेंट्स ने जरूर पुलिस को टॉम के बारे में बता दिया होगा और दौड़कर डॉक्टर सदाओ के ऑफिस में पहुंचती है। तभी उनके पीछे पीछे पुलिसमैन भी वहीं पहुंच जाता है और डॉक्टर पुलिसमैन से पूछता है आपका क्या काम है। पुलिसमैन बोलता है कि ओल्ड जनरल को दर्द हो रहा है और आपको बुलाया है। ये सुनकर हैना जोर से बोल पड़ी बस इतना सा काम। ये सुनकर मैसेंजर ने कहा कि क्या ये पर्याप्त नहीं है। हैना ने सॉरी बोलते हुए गहरी सांस ली। डॉक्टर सदाओ जब घर से निकलने लगे तो उस समय हैना किचन में थी और बच्चे सो रहे थे। हैना ने सदाओ से बोला कि मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा पुलिसमैन आपको शायद गिरफ्तार करने के लिए आया होगा, और डॉक्टर ने सिर्फ ये बोला कि मुझे टॉम को जल्द से जल्द पुलिस के हवाले करना होगा। ये बोलकर चले गए। डॉक्टर सदाओ और जनरल के बीच में बातें होने लगी और जनरल बोले कि मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है जो कि बहुत कम लोगों के पास थी। सदाओ ने बोला महोदय मैं उस टॉम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, मेरे लिए वो अब मरे या बचे। इतने में जनरल बोले अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे तो मैं तुमको गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, और ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि अमेरिकन वॉर ऑफ प्रिजनर तुम्हारे घर के सामने बहकर आया। मुझे तुम पर भरोसा है और मैं किसी और डॉक्टर पर भरोसा नहीं करता। तुम मुझे जर्मन और अमेरिकन दोनों चिकित्सा व्यवस्था का उपयोग करके जल्द से जल्द ठीक करो। डॉक्टर सदाओ ने कहा मैं आपको ठीक करने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। जनरल ने सदाओ से कहा कि तुम डरो मत, मैं इस अमेरिकन की हत्या करवा सकता हूं। अगर तुम चाहो तो रात में मैं अपने हत्यारे भेजकर इसे मरवा सकता हूँ। इसकी मौत एक नेचुरल कारण से हुई ऐसा सबको मालूम पड़ेगा। यह बात को सुनकर डॉक्टर सदाओ ने हाँ कर दी और घर को चले आए। मन ही मन वो इस षड्यंत्र के बारे में सोचने लगे कि मैं हैना को इस बारे में नहीं बताऊंगा। जैसे कि वो टॉम के कमरे का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि टॉम अपने बेड से खड़ा उठकर गार्डन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। डॉक्टर गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुमको किसने आज्ञा दी। टॉम ने बोला मुझे आज्ञा लेने की आदत नहीं है और मुझे आज काफी अच्छा महसूस हो रहा है। टॉम ने डॉक्टर को कहा कि अगर मैं आपके घर के सामने नहीं आता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपके जैसे सारे जापानीज हों तो युद्ध होता ही नहीं। डॉक्टर ने बोला अब मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए और टॉम का हाथ पकड़ करके उनको सुला देते हैं।
इसी रात को डॉक्टर सदाओ सो नहीं पाए क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि कब जनरल के हत्यारे आकर के इस अमेरिकन की हत्या कर देंगे। सुबह जब डॉक्टर टॉम के कमरे में गए तो देखा कि टॉम अभी भी आराम से सो रहे थे और डॉक्टर अब अगली रात का इंतजार करने लगे कि आज हत्यारे आएंगे और उसे मार देंगे। अगली सुबह को जब उठे तो देखा कि अमेरिकन आज भी वहीं है और फिर तीसरी सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह जब डॉक्टर उठते हैं तो गिरने की एक आवाज आई तो डॉक्टर तुरंत खड़े हो गए और जाकर देखा तो अमेरिकन आज भी वहीं था और वह सुबह जल्दी उठकर अपनी शेविंग करके नहाकर वापस आ रहा था क्योंकि कल उसने दाढ़ी बनाने के लिए रेजर मांगा था। अब हैना और सदाओ को लग रहा था कि टॉम बिल्कुल ठीक है और उसको वहां से जाना चाहिए क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वह एक अमेरिकन है जिसको लेकर वो कभी भी जेल जा सकते हैं। अगली सुबह को सदाओ ने टॉम के कमरे का दरवाजा खोला तो टॉम ने हंसते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा, अब तुम ठीक हो गए हो और तुमको अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तुम यहाँ हो। मैं एक बोट का इंतजाम करता हूँ और उसमें तुमको बैठाकर कुछ कपड़े और खाने का सामान देकर विदा करूँगा। तुम सामने के आइलैंड पर जाओ, वहाँ पर ठहरो और वहाँ से कोरिया की मछुआरों की बोट जाती है जहाँ पर तुम वो बोट पकड़ के वहाँ से निकल सकते हो। आज डॉक्टर सदाओ काम से जैसे ही घर पहुँचते हैं तो देखा सर्वेंट यूमी वहाँ पहुंची हुई है और यूमी बच्चों के बारे में पूछ रही थी। सारे सर्वेंट्स वापस आएंगे जैसे ही वहां से अमेरिकन जाएगा, सदाओ ने कहा। डॉक्टर ने टॉम से कहा, मैं शाम के समय तुमको बोट में बिठा दूंगा और कुछ चीज़ों को समझाया कि उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद तुमको कभी भूख लगेगी तो मुझे शाम के समय जब सूरज पहाड़ों के ऊपर होगा तो मुझे 2 टॉर्च की लाइटों से फ्लैश करना और जब तुम वहां से नहीं जाते हो तो मुझे एक टॉर्च की एक लाइट फ्लैश करना जिसका मतलब होगा तुम वहीं हो, ठीक ठाक हो। कोशिश करना तुम वहीं फिश पकड़ो और जिंदा रहने के लिए उनको खाओ। फिश को तुम कच्चे ही खाना, अगर तुम आग जलाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा और तुम पकड़े जाओगे और तुमको जेल हो जाएगी। इतना सुनकर टॉम ने ये सब स्वीकार किया। कुछ समय बाद जनरल का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और 12 घंटे तक ही ऑपरेशन चला। डॉक्टर सदाओ को लग रहा था कि जनरल इस बड़े ऑपरेशन में बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जनरल धीरे धीरे सांस लेने लगे और कुछ खाने के लिए मांगा, जिससे सदाओ थोड़ा खुश हो गए और जनरल की जान बच गई। डॉक्टर सदाओ जनरल से पूछना चाहते थे कि वो हत्यारे अभी तक नहीं आए, पर उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि वह सोचते हैं कि अब यूमी और बाकी के सारे सर्वेंट्स वहां आ गए होंगे और हैना ने भी घर को साफ कर दिया होगा। उन्होंने एक धूपबत्ती का इस्तेमाल किया व्हाइट मैन की दुर्गंध भगाने के लिए और लगभग 1 वीक के बाद डॉक्टर सदाओ ने जनरल से बात करना शुरू कर दिया क्योंकि अब जनरल लगभग ठीक हो गए थे। डॉक्टर बोले कि वो प्रिजनर भाग गया था। सुनकर जनरल भौचक्के रह गए और बोले कि मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं उसको मारने के लिए अपने हथियारे भिजवाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, जी हाँ महोदय, आपने कहा था। फिर जनरल बोले कि मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीमारी के कारण मैं अपना प्रॉमिस भूल गया था और अमेरिकन के बारे में अपने हथियारों को नहीं बता पाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे नहीं मरवाना चाहता था। मैं एक देश प्रेमी हूँ और उस अमेरिकन को मैं मरवाना चाहता था। डॉक्टर सदाओ ने जनरल का धन्यवाद किया और अपने घर आ गए। घर में वो भागे हुए प्रिजनर के बारे में सोचने लगे और आइलैंड की तरफ देखने लगे कि क्या वो अमेरिकन प्रिजनर अभी भी वहीं है या नहीं, पर उनको कोई फ्लैश लाइट नहीं दिखी और अपने अमेरिका में गुजारे हुए टाइम के बारे में सोचने लगे। उनको अपने एनाटॉमी के प्रोफेसर और अपनी फैट लैंड लेडी और मुश्किल समय की याद आ गई और सोचने लगे कि मैंने उस अमेरिकन टॉम को क्यों जाने दिया। उनके हिसाब से अमेरिकन्स बहुत ही पक्षपाती थे और उन्होंने अमेरिका में बिताया गया समय बहुत ही मुश्किल था। तो ये था स्टूडेंट्स आज की कहानी की डिटेल हिंदी समरी। अब मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में, तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जिन लोगों को आपको लगता है कि ये चैप्टर सही से समझ नहीं पाए हों उन फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।